नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश जल रहा है, रो रहा है। बांग्लादेश में धमाके हो रहे हैं, हत्याएं हो रही। सवाल है सत्ता, साजिश और खून की राजनीति का। हादी की हत्या के बाद उसके भाई का बहुत बड़ा बयान सामने आया। सीधा आरोप है कि हत्या यूनुस ने कराई है। मैं दोहराता हूं, यह आरोप है, दावा है और बेहद गंभीर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे को ऐसे ही नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू एट्रोसिटी को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा तक, फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर एक मुल्क बांग्लादेश की स्थिति के लिए चिंता जाहिर कर रहा है, खासकर हिंदू एट्रोसिटी के लिए। और अब उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की, ये एक सोची समझी साजिश थी। और इंडिया डेली ने 3 दिन पहले यूनुस की कथित खूनी चाल को लेकर चेतावनी दी थी, और आज वही बात हादी के भाई के बयान से मैच हुई। हमने इंडिया डेली में इंडिया बोल रहा है मैं आपको सबसे पहले बताया था कि यूनुस ने कैसे इस प्लानिंग को करने की कोशिश की, जिसे यूनुस अपनी ताकत से, अपनी रसूख से दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा है, डर है, सत्ता के खिलाफ गुस्सा है। और इस बीच सुपर पावर देश बांग्लादेश को खुली चेतावनी दे रहे हैं। साफ कहा जा रहा है हिंसा बंद करो, लोकतंत्र बहाल करो। लेकिन यूनुस गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा बताएंगे आपको। इंडिया डेली की खबर पर कैसे लगी मोहर, जो हमने आपको इंडिया बोल रहा है में बताई थी। आज बांग्लादेश जल रहा है, पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। बांग्लादेश में हत्याएं हो रही है, बांग्लादेश में धमाके हो रहे हैं। और एक साल में बांग्लादेश की हालत बद से बदतर हो गई है, खासकर जब से वो पाकिस्तान के साथ हुआ है। और इस तमाम घटनाक्रमों के बीच में एक नाम जो बार बार उभर कर सामने आता है, वो है मोहम्मद यूनुस का। बांग्लादेश में एक मर्डर और आरोप सीधा यूनुस पर। एक सरकार जो सवालों से भागती नजर आ रही है। यूनुस भाग रहा है हर उस सवाल से जो बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। यूनुस साजिश कर रहा है, यूनुस प्रोपेगेंडा कर रहा है, यूनुस भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। हादी की हत्या के बाद उसके भाई ने जो कहा सिर्फ एक बयान नहीं है, वो खुली चुनौती है बांग्लादेश की सत्ता के लिए, कि बांग्लादेश की सत्ता में तानाशाही का आगमन हो चुका है। हादी के भाई ने साफ साफ कहा यह कोई आम हत्या नहीं है, इस साजिश के तार सीधे यूनुस तक जाते हैं। आपको यकीन ना हो तो हादी के भाई का यह बयान सुनिए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। उस्मान हादी का भाई साफ कह रहा है फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले थे। यूनुस चुनाव से डर गया था, इसलिए चुनाव टालने के लिए उसने हादी की हत्या करवा दी। क्या यूनुस सरकार आलोचकों को रास्ते से हटाने की साजिश कर रही है, राजनीति कर रही है? हादी के भाई का आरोप क्लियर है। हादी के भाई शरीफ उमर ने कट्टरपंथी यूनुस की पूरी पोल खोलकर रख दी है। शरीफ उमर ने कहा कि यूनुस सरकार ने उस्मान हादी की हत्या करवाई है। चुनाव रोकने के लिए हादी का मर्डर किया गया। फरवरी में चुनाव लड़ना चाहता था हादी और हादी पॉपुलर हो गया था। चुनाव में हार के डर से हादी की हत्या करवाई गई। ये शरीफ उमर का आज का बयान है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके इस फेवरेट शो में मैंने 2 दिन पहले मुनीर की इस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा किया था। 2-3 दिन पहले इंडिया डेली के इंडिया बोल रहा है आपके फेवरेट शो में हमने यूनुस की इस खूनी चाल के बारे में बताया था। और आज उसी खूनी चाल की गवाही हादी के भाई ने दी है। यानी इंडिया डेली में इंडिया बोल रहा है की खबर पर यूनुस के भाई ने मुहर लगाई। कट्टरपंथी यूनुस की खूनी स्क्रिप्ट से पर्दा उठ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया डेली की खबर पर हादी के भाई ने मुहर लगाई। हादी के भाई ने कहा कि हत्या की साजिश यूनुस की साजिश है। कंफर्म इंडिया बोल रहा है मैं शो में हमने 3 दिन पहले यह खबर आपको दिखाई थी और हमने डिटेल से बताया था कि कैसे इलेक्शन के दरमियान यह प्लानिंग की जा रही, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। यकीन ना हो तो मैं आपको इंडिया बोल रहा है का वो हिस्सा सुनवाता हूं, सुनिए।
और यूनुस किस तरह से काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यही दंगाइयों का बॉस है। खुद हादी को गोली मरवाई, खुद इस कार्रवाई पर चुप रहा, इसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा भड़काई, एक्शन नहीं लिया, मीडिया संस्थानों पर हमले किए गए, जिहादियों को फ्री हैंड दिया गया और जिहादी के जनाजे में यूनुस पहुंचा। है सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन दोगे, सबसे पहले कुर्सी यूनुस की जाएगी। यानी कट्टरपंथी यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश धधक रहा है और वहां की मीडिया ही अब यूनुस को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो देखा आपने, मैंने आपके फेवरेट शो इंडिया बोल रहा है में 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि यूनुस से साजिश रची है और आज इस बात पर उस्मान हादी के भाई ने मुहर लगाई। हम आपके भरोसे के ऊपर खरे उतरे और हमने आपको बांग्लादेश से ओरिजिनल खबर निकालकर, आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रहा है। बांग्लादेश का ये डर्टी गेम पूरी दुनिया में पहुंच गया है। अब तो सुपर पावर देश भी खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि इंडिया से पंगा लेना ठीक नहीं है। दुनिया देख रही है, नोट कर रही है और हिसाब भी होगा। कोई ऐसे ही भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाकर बचकर नहीं निकल सकता है। पूरी दुनिया यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उभरती हुई भारत की एक नई ताकत है। मुल्ला मुनीर के इशारे पर कट्टरपंथी यूनुस ने कानून व्यवस्था को कुचल कर रख दिया है। वो इलेक्शन नहीं कराना चाहता है, बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बहाना चाहता है, इस्लामिक कट्टरपंथ चाहता है, डर की राजनीति के सहारे सत्ता की कुर्सी पर बैठा रहना चाहता है, सत्ता बचाने के लिए लाशों के ढेर पर खड़ा होना चाहता है और उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मुल्ला मुनीर ने यूनुस को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया और अब वर्ल्ड पावर ने यूनुस को हड़काया है। अमेरिका बांग्लादेश में जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव हो, यह चाहता है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाया जाना चाहिए, यह अमेरिका ने साफ कर दिया। निष्पक्ष चुनाव के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी, एक क्लियर मैसेज है। रूस ने क्या कहा है? भारत से जल्द रिश्ते ठीक करे बांग्लादेश। भारत की वजह से ही बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन पाया। भारत के खिलाफ जाकर बांग्लादेश का भला नहीं होगा, क्लियर मैसेज है। चीन ने क्या कहा? चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंसा चिंताजनक है, हम सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। यूनुस सरकार राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखे। कनाडा ने क्या कहा? बांग्लादेश में नफरत और कट्टरपंथ ताकतें बेकाबू हो गई हैं। यह क्रूरता की एक अलग स्तरता की भयावहता को दर्शाता है। दुनिया भर के देश बांग्लादेश को आईना दिखा रहे हैं और यूनुस के लिए मैसेज क्लियर है, कुर्सी छोड़ो और चुनाव कराओ। डर किस बात का है? जांच से क्यों भाग रहा है यूनुस? आरोप लगाने वालों को चुप कराने की कोशिश क्यों की जा रही है? सड़क पर हिंसा है, घरों में खौफ है, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा और इसी सन्नाटे के बीच एक बड़ा संकेत भी मिल रहा है, शेख हसीना की वापसी की आड़। संकेत 1, एनसीपी चीफ और शेख हसीना के कट्टर विरोधी नाहिद इस्लाम का बयान। आवामी लीग को चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाए, नाहिद इस्लाम ने कहा है। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी। संकेत 2, शेख हसीना के करीबी रहे जुबैर रहमान बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने। इसका असर कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी देखने को मिला। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज ने सरकारी वकील को फटकार लगाई। यूनुस सरकार के वकील शेख हसीना को तुरंत सजा सुनाने पर अड़े हुए थे। जज ने ताजुल से कहा कि आपके अनुसार कोर्ट के फैसले नहीं दिए जाएंगे। शेख हसीना के वकीलों को भी सबूत और दलील रखने का मौका दिया जाएगा। नंबर 3 संकेत, सुपर पावर देशों का दबाव बढ़ रहा है। यूनुस सरकार पर शांति से चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश बयान जारी कर रहे हैं। भारत भी समावेशी चुनाव कराने की मांग कर रहा है। शांति से चुनाव तभी संभव है जब ये कट्टरपंथी यूनुस वहां की कुर्सी को छोड़ेगा और वहां पर आवामी लीग की भागीदारी होगी। संकेत 4, शेख हसीना के साथ पहले चुनाव लड़ चुकी 14 पार्टियों ने मजबूत गठबंधन तैयार कर दिया है और इन दलों की कोशिश है कि अब ग्राउंड पर माहौल तैयार किया जाए। इन 14 दलों के नेता सभी 300 सीटों पर एक्टिव हो गए। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 151 सीटों की जरूरत होती है। तो क्या बांग्लादेश की जनता एक बार फिर से उस चेहरे की ओर देख रही जिसे हटाकर यूनुस मॉडल लाया गया था? अगर हां, तो ये यूनुस सरकार पर सबसे बड़ा जनमत संग्रह नहीं है तो क्या है? सवाल ये नहीं कि शेख हसीना आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि यूनुस कुर्सी कब छोड़ेगा, यूनुस का कट्टरपंथी एजेंडा कब तक चलेगा, पाकिस्तान के साथ मिलीभगत होकर हिंदुओं की हत्या कब तक की जाएगी।
जिस देश में भाई को अपने मरे हुए भाई के लिए कैमरे के सामने इंसाफ मांगना पड़े और अपनी सरकार को दोषी ठहराना पड़े, जिस देश को अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियां मिल रही हैं, वहां सत्ता को नैतिक अधिकार सत्ता में बने रहने का किसने दिया है? मोहम्मद यूनुस को फौरन इस्तीफा देकर चुनाव कराना चाहिए। फरवरी तो दूर की बात है, और भारत समेत तमाम ताकतवर देशों को इस पर दबाव बनाना चाहिए। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेहमानों का पैनल आपके सामने रखते हैं। ये क्या बांग्लादेश अपने रास्ते से भटक गया और उसको सबक सिखाने के लिए भारत को भी एक्शन लेना चाहिए? मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर एस.के. दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों की जानकार। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर सिद्धार्थ देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ दवे जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। दिनेश नैन साहब, हमने 2 दिन पहले ये खबर बताई थी और ये कहा था कि यूनुस ने बांग्लादेश को डिरेल किया, हादी को मरवाया, भारत के खिलाफ हिंसा भड़काई और अपना एजेंडा साबित कर लिया, और फरवरी में चुनाव टालने की जो साजिश थी उसको भी पूरा कर लिया। और आज नैन सर, आप ये यकीन नहीं मानेंगे, उस्मान हादी के भाई ने इस खबर को बांग्लादेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया। ये आदमी तो बड़ा खतरनाक निकला जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इससे तो बांग्लादेश के हर एक सिस्टम को तबाह कर दिया, इससे पाकिस्तान के रास्ते पर डाल दिया, और अब ये कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। विवेक, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है। देखिए, जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, हम काफी दिनों से बहस कर रहे हैं इस टॉपिक पर। आपने बार बार हमने एक ही चीज पूछी है, क्या अवामी लीग और जो बाकी 14 संगठन थे वो, या बीएनपी भी लगा लो, क्या उनका बेस इतना कमजोर है इस बांग्लादेश में कि चंद जिहादी जो जमाते इस्लामी के हैं या छात्र शिविर के हैं, या ये कह लीजिएगा 2-4 नाम और लगा लीजिएगा बांग्लादेश के नाम पे जो जिहादी नाम रखे हुए हैं, क्या बांग्लादेश के ऊपर हावी हो जाएंगे? हो सकते हैं। देखिए, एक साजिश रची गई। ये साजिश रची गई थी, अगर आपको याद हो, इजिप्ट के अंदर जब एक कायरो के अंदर मीटिंग हुई थी इस्लामिक देशों की, वहां पहली बार शहबाज शरीफ से यूनुस मिला। फिर इनके आपस में विदेश मंत्रियों की बातचीत करने शुरू की, और फिर ये लोग आपस में मिलना जुलना शुरू हुए, इनके जर्नल इधर उधर आने शुरू हुए, और अब जो बात निकल के आ रही है वो ये है, ये सारा कुछ जो डीप स्टेट ने जो यूनुस को यहां बैठाया था लाकर के ढाका के अंदर, और जिस प्रकार से उसी अमेरिका के डीप स्टेट ने जिस प्रकार से आसिम मुनीर की सरकार, या ये कह लीजिए शहबाज शरीफ की सरकार कभी रही नहीं, लेकिन आसिम मुनीर के माध्यम से या सेना के माध्यम से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से जो एक शतरंज बिठाने की कोशिश की थी ढाका में, अब वो बेनकाब हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज ना सिर्फ उस्मान हादी के भाई ने ये डिक्लेरेशन की है, बल्कि कई पत्रकार बांग्लादेश के विवेक सामने आए हैं। शोएब चौधरी बहुत बड़ा पत्रकार है, खुलेआम आके बताया है, क्या बताया है कि अताउर रहमान विक्रमपुरी पाकिस्तान का, उसको आईएसआई ने, या ये कह लीजिए आसिम मुनीर ने आईएसआई के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोगों का एक संगठन बना करके उनको भर्ती किया। ढाका के अंदर ये जो जितना भी उत्पात मचा है, छात्रों से हुआ, शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ, 2 साल पहले से ढाका के अंदर ढाका सेल बनाया गया। जो बंदे भर्ती होकर के आए उनका नाम रखा गया था मुजाहिर रेजिमेंट। इस मुजाहिर रेजिमेंट में, जिसके अंदर की अताउर रहमान विक्रमपुरी जैसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोग थे, इन लोगों ने जमाते इस्लामी के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध पैसा 20 करोड़ टका हर हफ्ते, मैं रिपीट करूंगा, 20 करोड़ टका हर हफ्ते इस ढाका के अंदर खर्च करना शुरू किया। कौन दे रहा है पैसा? पाकिस्तान के पास पैसा कहां है सर?
और अब नहीं, क्या हुआ पाकिस्तान है, वाया तो नहीं है किसी वेस्ट की कंट्री से पैसा आ रहा हो? डेफिनेटली अमेरिका से आया है। ये तो भूखमरे लोग हैं। और अब क्या हुआ है, जब ये पर्दाफाश होने लगा, हाँ। मैं आपको एक न्यूज देना चाहूंगा विक्रम, ब्रेकिंग न्यूज मान लीजिए इस बात को। जी। आज रात को पूरी बांग्लादेश की पुलिस इन जिहादियों पे टूटेगी। सेना स्टैंड बाई पर है। अच्छा। इसीलिए जो आपने बॉम्ब धमाका बोला ना हुआ है, हाँ। ये हरकतें इन जिहादियों की शुरू हुई हैं। अब पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है पूरी तरीके से, लिहाजा अब चीन को और अमेरिका को आवाजें उठानी पड़ रही हैं। चीन, अमेरिका, कनाडा, ओबामा बिन- ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हर तरफ से आवाज उठ रही है सर। हर तरफ से आपको आवाज मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, जी। आपका जो बीएनपी का जो अध्यक्ष है, खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, वो कल आने की बात कर रहा था, पर मेरा मानना नहीं आएगा। क्यों? उसका नाम भी इस आईएसआई की लिस्ट में आ गया है। तो अभी ढाका के अंदर या बांग्लादेश में मेरा मानना यह है, अगर आपने जो कहा कि भाई इस तरह के कैंप चल रहे हैं या इस तरह का ट्रेनिंग जारी है, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देते ना फिर। भाई इनका जो रंगपुर है, इनका जो कॉक्स बाजार वाला रखाइन के ऊपर वाला एरिया है, वो अगर इतना ही कूद रहा है ये यूनुस पिछले 18 महीने से, तो इंतजार किस बात का है? सौरभ दुबे जी, किस बात का इंतजार है? बांग्लादेश को पनिश यूनुस के कारण नहीं करोगे ना आप। भारत का जो देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत जिम्मेदार है। नहीं, जिम्मेदार देश है, इसका मतलब थोड़ी हम अपने पड़ोस में ये सुनते रहे कि हम नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, असम ले लेंगे, बिहार भी ले लेंगे। हम ये सुनने के लिए पड़ोस में थोड़ी बैठे हुए हैं। नहीं विवेक, मैं बताऊं, आपकी ईस्टर्न कमांड त्रिपुरा से लेके असम से लेके करीमगंज तक जी पूरी तैनात बैठी है। कोई चुप नहीं बैठा है, हर चीज में एक्शन है। आपकी एयरफोर्स की, आपकी जो माउंटेन डिवीजन है, उसकी पूरी एक्सरसाइज, तैयारी पूरी है। मैं सेना की तैयारी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सा पूछ रहा हूं हम और कब तक इंतजार करेंगे? आप कह रहे ठीक है, हम लोकतांत्रिक देश, हम सब्र दिखाते हैं। हमारे सब्र का तो गलत फायदा उठाया जाता है सर। हम कब तक सब्र करें? बांग्लादेशियों के लिए हमने फेंसिंग नहीं की, बांग्लादेशी घुसते रहे, हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। और आज बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाइयों को वहां पर जो वो थे, तो पहले भारत का हिस्सा ना, उनका डीएनए हमारे डीएनए से अलग थोड़ी है। तो मैं कह रहा हूं, अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं करते तो हिंदुओं को बुला लीजिए आप। हमारे पास सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कानून है, सीधी सी बात है। मैं सौरभ दुबे जी से लौट रहा हूं सर, आपके पास। देखिए सौरभ दुबे जी, विवेक भाई, आपने अपने वक्तव्य में नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया था, और मैं जहां तक जब नोबेल पुरस्कार की जब चर्चा होने लगे और बात आ जाती है, तो मुझे लगता है उसकी विश्वसनीयता पे पूर्ण रूप से अब जो है वो शंका जाहिर करनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की विश्वसनीयता अब वो नहीं रही कि कोई व्यक्ति महान है और शांति के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा काम किया हो, वही नोबेल का हकदार है। जिस प्रकार से हम उदाहरण बांग्लादेश में यूनुस जी का देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग दावेदारी भी कर रहे थे जो तमाम युद्धों में शामिल भी थे और युद्ध रुकवा के प्रयास, तो ये तो नोबेल का हाल है। दूसरी बात आपने कही फंडिंग की कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए पैसा है कि भारत के अंदर या भारत के बाहर हिंदुओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, ऐसी कोई भी साजिश जिसमें भारत का नुकसान होता हो, वहां पर फंडिंग की जाए। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पास वो अपना पैसा नहीं होता। जिस प्रकार से हमने बड़ी फंडिंग देखी अमेरिका से, अमेरिका लगातार जो फंडिंग करवाता है उसको, और उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ जो है वो सारी ताकतों में, मैं वही कह रहा हूं। मैं अभी लेटेस्ट, अभी हमें को पता ही है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय किस प्रकार से फंडिंग हुई, और उसका इस्तेमाल जो है जिस प्रकार से हो रहा है। कमाल का दोगलापन देखिए कि वही पैसा वो रीराउट होता है, बिल्कुल बांग्लादेश में रीराउट हो रहा है, जिहादी कैंप में रीराउट होता है, जैश को रीराउट हो रहा है, मसूद अजहर को रीराउट हो रहा है, लश्कर को रीराउट हो रहा है, और आईएमएफ लोन दे रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी साजिश, चाहे वो देश के अंदर करनी हो, आतंकवादी गतिविधियां फैलानी हो, या देश के बाहर किसी भी देश में फैलानी हो, तो हम 1.5 साल से चुप क्यों हैं? हाँ, हमें क्या किया? प्रश्न ये है, जो प्रश्न आपने कहा, कर्नल दिनेश साहब से भी पूछा, ये तो अब हमारे सब्र का इम्तिहान जो है वो अब तो टूट रहा है। देखिए, इतना सब्र भी नहीं रखना चाहिए कि हमको लोग कायर मानने लगे। उस समय जब हमारे हिंदू भाई को जिस प्रकार से बड़ी ही बेशर्मी बेरहमी के साथ लटकाया गया, मारा गया और जलाया गया,
ये मानवता के लिए जो है वो शर्मसार कर देने वाला दिन था।